हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS। आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भाई क्या होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग? देखो इधर मेरे पास दो p ऑर्बिटल हैं, समझिएगा। एक ये रहा p और दूसरा p मेरे पास ये रहा। ये ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद में कुछ ऐसी स्थिति आती है, ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा केस है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। यहां पे क्या हो रहा है भाई? देखो ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद में कुछ ऐसी स्थिति आती है। तो देखिए भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहां पे ओवरलैपिंग एरिया ये है, जबकि यहां ओवरलैपिंग एरिया सिर्फ इतना सा है। तो किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, केस फर्स्ट में कि केस सेकंड? क्लियरली in the case first the extent of overlapping is more, whereas in case second the extent of overlapping is less। चलिए देखो बात करते हैं, ये जो अतिव्यापन हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये एक्सियल है या कोलैटरल है या फेस वाइज है? देखो ये न्यूक्लियस है, दोनों p ऑर्बिटल न्यूक्लियस, यहाँ पे हम न्यूक्लियस मानते हैं, और इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हो रही है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है दोनों का, और इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए ये कौन सी ओवरलैपिंग है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और यहां इस केस में अगर आप देखते हो तो यहां इस केस में अगर बात करें तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दोनों का, ये इसका और ये इसका, ओवरलैपिंग कहां हो रही है भाई? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसे हम कौन सी कहेंगे? कोलैटरल ओवरलैपिंग। कौन सी है? कोलैटरल ओवरलैपिंग, ये हमारी होगी कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग किस में ज्यादा? एक्सियल में ज्यादा कि कोलैटरल में ज्यादा? ऑब्वियसली एक्सियल में ओवरलैपिंग ज्यादा है। और आपको पता है एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और कोलैटरल से कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसीलिए यही कारण है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा मजबूत होता है जबकि पाई बॉन्ड वीक होता है। यानी ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा रहेगी बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to extent of overlapping। extent of overlapping भाई ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। यही कारण है कि सिग्मा बॉन्ड हमारा मजबूत होता है जबकि पाई बॉन्ड वीक होता है रेस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है जबकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। मीन्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वेयर इज इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर, दैट्स व्हाई इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। चलिए पहली बात क्लियर हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे हमने सिग्मा और पाई में देखा, लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि दो सिग्मा बॉन्ड हो और उन दो सिग्मा में अगर हम बात करें तो एक में ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही हो दूसरे में कम? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर 2p ओवरलैप करें, यहाँ मैं लिख देता हूं एक 2p ऑर्बिटल है इस तरह से, ये दूसरा 2p है, ये जो ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग कैसी होगी? अगर मान लो एक का 2p है एक का 3p है, वो ओवरलैप करें, ये 2p और ये 3p मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग कितनी होगी? ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? जिससे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी प्रभावित होगी। तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस पर डिपेंड करती है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो अभी हमारी ये क्लियर हुआ है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस पर डिपेंड करती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं मेरे इरेजर से। ठीक है, समझो भाई समझो, केमिस्ट्री में समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद लर्न करने का तो कहीं कहीं पे कुछ होता है जो हमें लर्न करना है, अदरवाइज समझ लिया तो अपने आप लर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहां मैं लिखता हूं फैक्टर अफेक्टिंग affecting extent of overlapping, extent of overlapping। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ओवरलैपिंग में? हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो मेन ओवरलैपिंग है वो एक्सियल ओवरलैपिंग की। ठीक है, केस फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अभी हमने एक्सियल और कोलैटरल में बात की थी, तो एक्सियल में हमेशा ज़्यादा होती है। अब मैं सिर्फ एक्सियल की बात कर रहा हूँ कि एक्सियल में कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। तो भाई ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्बिटल्स का साइज जितना छोटा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए इधर लिखता हूँ मैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग inversely proportional to size of orbital, size of orbital। ठीक है, तो ये हुई पहली बात भाई एक्सियल केस की। देखो क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 2p है और ये 2p है, एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद इनकी कुछ ऐसी स्थिति हो रही है, ये ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, तो यहां पे ओवरलैपिंग हम मान सकते हैं कितनी ओवरलैपिंग है। मैं बात करता हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहां पे ये 2p और ये 2p। अगर ये मान लो केस होता 2p और 3p का, तो मैं यहां पे 3p बनाने के लिए, ये तो मैंने 2p कुछ इतनी ही साइज का बना दिया और ये 3p कुछ बड़ा बना दिया। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो भाई ये तो इतना ही रहेगा और जबकि ये यहाँ पे ये इस तरह से बड़ा होगा। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्बिटल्स का साइज भी बड़ा होता है 3p का, तो जो ओवरऑल जो ओवरलैपिंग एरिया है वो यहाँ पे कम होगा, यानी परसेंटेज ओवरलैपिंग एरिया जो है वो ओवरलैपिंग एरिया कम होता है। इसी तरह से अगर बड़े बड़े ऑर्बिटल्स हों, मान लो 4p हो, यहाँ पे ये 2p और ये 3p, अगर 4p हो तो बड़े बड़े ऑर्बिटल होंगे, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग परसेंटेज ओवरलैपिंग एरिया जो है वो कम होगा। यानी एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे देखो इसी से रिलेटेड, अगर ये मैंने मिटाया, मेरे पास क्वेश्चन है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है किस किस से, 2p और 2p की ओवरलैपिंग से, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 4p और 4p की ओवरलैपिंग से। क्वेश्चन मेरा ये है कि किस में या कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा इनमें से, है तो दोनों सिग्मा, दोनों में ही एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो किस में बॉन्ड मजबूत होगा? तो भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब कौन से ऑर्बिटल्स की साइज कम है, 4p की या 2p की? हमें पता है भाई जैसे जैसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पे 4p की साइज ज़्यादा होगी
जबकि 2p2p की साइज कम होती है, इसलिए 2p2p में एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि साइज इसकी कम है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड मजबूत होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2p2p में कम होगी और 2p2p में ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो विच सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर हेयर? ठीक है, ये केस फर्स्ट और मैं कह देता हूँ इसे केस टू। तो इन केस ऑफ फर्स्ट द सिग्मा बॉन्ड विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर, विल बी स्ट्रॉन्गर देन द सेकेंड केस। ठीक है, तो ये होती है भैया ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इन केस ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड इस थ्योरी को अप्लाई करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेज होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे और जिनका आंसर आपको देना होगा। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब ये वाला हमारी जो थ्योरी है, ये वाला पार्ट वहाँ पे काम आएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, इन केस ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कोलैटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग की। कोलैटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है भाई? केस सेकेंड कोलैटरल एंड फेस वाइज ओवरलैपिंग। तो भाई इसमें, इस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is directly proportional to the size of orbital. Size of orbital. अब भाई ऐसा क्यों है, इसे भी समझने की कोशिश करो। भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ कोलैटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग में देखो कब होती है फेस वाइज ओवरलैपिंग? आई कैन एक्सप्लेन हेयर। देखो ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ये जब पास आएंगे तो ओवरलैपिंग होगी, यानी नाभिक लगभग इतने पास आ जाएंगे जिससे उनमें रिपल्शन भी होगा, तब जाके ये ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी, और कुछ इतनी सी ओवरलैपिंग। अगर यही पी ऑर्बिटल अगर बड़े होते हैं, इनके साइज इतने बड़े बड़े होते हैं, तो अब ये नाभिक जो हैं बहुत ज़्यादा पास ना आते हुए भी, इतनी इनकी डिस्टेंस होते हुए भी, इनमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ज़्यादा होती है बजाय इसके। तो मैं इन ऑर्बिटल्स को कह दूँ जैसे 2p2p है, 2p और मैं यहाँ पे इनको बोल देता हूँ 3p। तो 3p के केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है क्योंकि ऑर्बिटल्स ज़्यादा हैं। तो कोलैटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ती है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बनने वाला बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, आपको बताना है कि वो पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रांग है। इसे प्लीज इरेज करता हूँ। इधर लिख लेता हूँ क्वेश्चन, विच पाई बॉन्ड will be more stronger, will be stronger? ठीक है, एक तो पाई बॉन्ड बन रहा है 2p2p 2p पाई 2p पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और दूसरा है मेरे पास 4p पाई। ठीक है, तो भाई कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा?
कहाँ पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है तो कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग में किन ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है, 2p का या 4p का? ऑब्वियसली 4p ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन केस ऑफ 2 विल बी मोर एंड दैट्स वाई द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पाई बॉन्ड विल बी मोर। ठीक है, इसी तरह से और कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेल्टा बॉन्ड से रिलेटेड, डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? फेज वाइज ओवरलैपिंग में, जब 4 लोब्स ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो अगर फेस वहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक है डी कक्षक, यहाँ पे 3D मान लो 3D में एक तो ओवरलैपिंग हो रही है, एक 4D में ओवरलैपिंग हो रही है, एक 5D में ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग है भाई? ये हम मानते हैं कि ये फेस वाइज ओवरलैपिंग है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, या सबसे पहले हम बात करें कि ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे किस में ज़्यादा होगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मोर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, वो भी क्या होगी भाई? यहां पे इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये सारा क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो यहां पे बढ़ रहा है, इसलिए साइज बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है। तो भाई ये था तो आपका टॉपिक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक बार इसकी बात कर लेते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की। देखिएगा, सबसे पहले तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो बॉन्ड को अफेक्ट करती है, बॉन्ड उससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहले केस में हम लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग में। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा याद रखना, ऑर्बिटल्स का अगर साइज बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटती है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, केस फर्स्ट। और जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, वहां पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, दूसरा है केस सेकंड, कोलैटरल एंड फेस वाइज ओवरलैपिंग में। तो इन केस ऑफ कोलैटरल एंड फेस वाइज ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल, यानी इस ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे बढ़ता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ती है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विल आल्सो इंक्रीज। तो ये थी आपकी क्लास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू।